नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, आईवीएफ स्पेशलिस्ट ग्रेटर नोएडा से। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्म मॉर्फोलॉजी के। पिछले 2 वीडियोस में हमने स्पर्म या सीमन एनालिसिस की डिटेल्स के बारे में बात किया, उसके बाद स्पर्म मोटिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, और आज हम जो थर्ड और लास्ट वीडियो इस सीरीज़ का है उसमें हम बात करेंगे कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी क्या होती है और कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी कि इसे इम्प्रूव करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो स्पर्म की शेप होती है उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब स्पर्म की बनावट। एक स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। एक हेड होता है, उसके ऊपर एक कैप होती है जिसे एक्रोसोम कैप कहते हैं। एक नेक होती है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी टेल होती है जिसके बारे में हमने बात की है कि टेल की मदद से जो स्पर्म होता है वो स्विम करके वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच पाता है, जहाँ की फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ की स्पर्म का एग से मिलना होता है। अब हम ये बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। सबसे पहले हम टेल की बात करते हैं। तो अगर टेल आपकी शेप अगर ख़राब है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, तो उसमें या तो टेल मुड़ी भी हो सकती है, कटी भी हो सकती है, पॉइंटेड हो सकती है। हो सकता है कि 2 से 3 टेल्स हों। ऐसी सूरतों में जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुँच पाएगा। फिर आती है बात नेक की, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल का पावर हाउस होते हैं, यानी कि फ्यूल हाउस होते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि नेक ही ठीक नहीं होगी या नेक एब्सेंट होगी स्पर्म की, तो उस सूरत में स्पर्म में एनर्जी नहीं होगी। चाहे हेड ठीक हो, टेल ठीक हो, लेकिन उसमें ये एनर्जी नहीं होगी कि वो चलकर आगे बढ़ सके और अपनी डेस्टिनेशन तक यानी कि एग तक पहुँच सके। अब तीसरी बात आती है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि हेड। हेड में स्पर्म का सारा न्यूक्लियस यानी कि डीएनए क्रोमोसोम होता है। तो अगर हेड ठीक नहीं है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर का जो डीएनए है वो ठीक नहीं है। अगर हेड की शेप ठीक नहीं है तो उसके कारण ये भी हो सकता है कि स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ये तो हमने जाना कि स्पर्म के तीनों जो पार्ट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है और मॉर्फोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 4%। यानी कि WHO ने बोला है कि 100 में से अगर 4 स्पर्म भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। क्यों सिर्फ 4%? क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं वो जो काउंट होता है वो मिलियंस में होता है। आप खुद सोचिए कि जो स्पर्म का नॉर्मल काउंट है वो 16 मिलियन पर ml है। तो अगर 16 मिलियन पर ml है तो उसमें से सिर्फ 4% ही, जो कि कुछ हज़ारों में होंगे, वो नॉर्मल है, तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। अब हम बात करें कि रिपोर्टिंग कैसे होती है। जब रिपोर्टिंग होगी तो आप मॉर्फोलॉजी का कॉलम पढ़ सकते हैं। अगर वो लेस देन 4% है तो इसका मतलब है मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप में दिक्कत है। इसको डायग्नोसिस में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपकी रिपोर्टिंग करते हैं, सीमन एनालिसिस के एंड में टेराटोजूस्पर्मिया भी लिख सकते हैं। टेराटो का मतलब होता है अबनॉर्मल शेप वाले स्पर्म्स। अब ये बात आती है कि हम किस तरीके से स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव करें। स्पर्म मॉर्फोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे जो टेस्टिकल्स रहते हैं मेल्स में, उसमें टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल जो प्रोपोर्शन है वो नॉर्मल रेंज में हो। हमारे बॉडी में किसी भी तरह के सेल में और सेल रिएक्शन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। ये सभी केमिकल रिएक्शन के चलने के दौरान बहुत सारी फ्री रेडिकल स्पीशीज़ बनती हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स का ढंग से यानी कि सही तरीके से निस्तारण यानी कि डिस्पोजल नहीं होता तो ये कलेक्ट होकर हमारे ही बॉडी के इन केमिकल रिएक्शंस के अगेंस्ट जाते हैं, उन्हें होने नहीं देते। इसके लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ, वही एंटीऑक्सीडेंट जिनका रोल मैंने पहले आपको स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ने में बताया था, उसी का रोल होता है मॉर्फोलॉजी को भी इम्प्रूव करने में। एंटीऑक्सीडेंट में जो सबसे घरेलू और सबसे पुराना एंटीऑक्सीडेंट है वो है हमारा शुद्ध घर का बनाया हुआ च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में इस तरह की औषधियाँ और खाने की चीज़ें जैसे कि आंवला एक्सेट्रा होता है, विटामिन सी होता है, जो कि भरपूर मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स भी आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें कोएंजाइम क्यू, लाइकोपीन, आर्जिनिन इत्यादि होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को क्लियर करके एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को बढ़ाते हैं और केमिकल रिएक्शंस को इम्प्रूव करते हैं और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है एक्सरसाइज करने से, योगा करने से आप
अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से, अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी भी अन्य प्रकार के नशे को स्टॉप करने से आप मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी बात आती है वज़न यानी कि मोटापा। अगर ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, तो तुरंत अपने वज़न को कम करने की तैयारी आप शुरू कर दें। बढ़ते हुए वज़न के साथ ही आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। इस कारण से जो स्पर्म की सिंथेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेस्टिस में हो रही होती है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, और इस कारण जो मॉर्फोलॉजी है, स्पर्म मोटिलिटी है और काउंट है, तीनों ही खराब होने लगते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस दोनों ही इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म हेल्थ को असर डालती है। फिजिकल स्ट्रेस कम करने के लिए आप एक्सेसिव एक्सरसाइज से बचें। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा करने से आप फर्टिलिटी से दूर हो जाते हैं, तो इस तरह की एक्सरसाइज ना करें और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ध्यान दें। अब बात ये आती है कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी को करेक्ट करने में कितना टाइम लगता है। तो स्पर्म मॉर्फोलॉजी को करेक्ट करने में कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं। महीना 2 महीना दवाई करने से और हैबिट चेंज करने से आप बहुत ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद ना रखें, क्योंकि उस केस में आपको निराशा ही होगी। साथ मिलकर आप अपनी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल को चेंज करें और साथ एक अच्छे स्पेशलिस्ट के साथ सही ट्रीटमेंट लें जो स्पर्म मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव करेगा। स्पर्म मॉर्फोलॉजी की इंपॉर्टेंस फिर से दोहराऊंगी कि अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, 100 में से अगर 4 स्पर्म भी आपके ठीक नहीं हैं, तो आपका प्रेगनेंसी होने का रेट, फर्टिलाइजेशन रेट वहीं कम हो जाता है। अगर आपकी मॉर्फोलॉजी 4% है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, और अगर 2% है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2% जो है 4% के मुकाबले 50% है। तो उसी तरह से किसी नॉर्मल कपल के कंपैरिजन में आपका फर्टिलिटी का जो सक्सेस रेट है वो उतना ही कम हो जाता है। इसीलिए फीमेल पार्टनर को जब हम चेक करते हैं, उनकी ट्यूब्स, उनकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, उनका एग्स, उनका AMH, इतना कुछ चेक करते हैं, तो मेल्स में सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सीमन एनालिसिस। उसे टाइम पे चेक करें, सही तरीके से, सही सेटअप से, सही डॉक्टर से चेक करवाएं और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं डॉक्टर के साथ मिलकर करेक्ट करें। प्रेगनेंसी आपको अवश्य हासिल होगी। इस वीडियो में हमने ये जाना कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर वो ख़राब है तो आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं या मेरे कुछ टीम मेंबर्स इसे आंसर करेंगे। और अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आप ग्रेटर नोएडा में बीटा 1 स्थित हमारे क्लिनिक पर आएँ। नमस्कार।